खैर आगले वश अतके और इसी के इसके साथ साथ भली करे आया। हमारे एनालिसिस तो किसी की बुराई और किसी की तारीफ में ही गुजर जाते हैं। सी टर्टल जब मरेगा तो अल्टीमेटली पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। आप सुनेंगे आमीन, कबूल है, कबूल है, कबूल है। घूम फिर रहे होते हैं ब्रेक में यहाँ पर। मैं पहाड़ सड़ करने गया था। हो गया, हो गया। यही सुनना चाह रहे थे। पावर लिफ्टिंग में जो है एक क्लासिक चैंपियनशिप है जहाँ पे मैंने 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज लिया। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी आया नो खैर आगले वश अतके और इसी के इसके साथ साथ भली करे आया। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और सुनिया सुंदस, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू। ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं थोड़ा सा हैरत में हूँ। वो तो मुझे नजर आ रहा है। क्यों खैरियत? भाई हैरत में ये हूँ कि आपने वो अजूबों का तो सुना होगा ना, द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जी जी बिल्कुल। लेकिन उस अजूबे पे एक अजूबा हुआ है। उस अजूबे पर भी एक अजूबा हुआ है। आप पूछे क्या? वो क्या? देखिए, बचपन से जब भी हम सुनते थे ना, या मैं कभी ऊंची इमारत के बारे में पढ़ता था, सुनता था, देख भी लेता था, तो एक तजस्सुस होता था इसके टॉप पे क्या होगा। हाँ, ये बचपन में बड़े इंक्विजिटिव रहे हम बचपन में। ठीक है ना। अब ये अजूबा ये हुआ है कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, और उनमें से जो मिस्र के जो गिजा अहराम है, गिजा पिरामिड्स, उसमें से भी सबसे बुलंद हरम खोफो पर जो है क्या मिला? आपको पता है? क्या मिला? अंदाजा करें क्या मिला होगा। जो मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो तो एक डॉग है। एग्जैक्टली। लोग सोच रहे होंगे कि शायद उसके ऊपर कोई नई खोज हुई होगी, कोई मम्मी मिल गई होगी, कोई सोना खजाना मिला होगा। मिला क्या? 450 फीट की बुलंदी पे ये कुत्ता मिला। ये कुत्ता घूम रहा था ये साथ वहां पे। छोटा सा अपेरेंटली ऊपर चढ़ा कैसे? लेकिन भाई अब ये तो बताएंगे। इंटरनेशनल पैराग्लाइडर थे एक मार्शल मूशर, वो अपनी एडवेंचर पैराग्लाइडिंग कर रहे थे इजिप्ट में, और पिरामिड्स के ऊपर से जब वो गुजरे तो उनकी हैरत के मतलब वो समंदर में गोता खाने लगे कि यार ये कुत्ता जो है वो कैसे आ गया। खैर बाद में उन्होंने इसको क्लियर किया कि यहाँ पे ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो यहीं पे घूमते रहते हैं। स्ट्रे डॉग्स भी इतने ताकतवर हैं कि ये पिरामिड को 450 किलोमीटर एब्सोल्युटली और ऊपर तक चढ़ना। और सब ये कुत्ता कितना खुशनसीब है ना, इसने ऊपर चढ़ के बोला होगा वाह व्हाट अ व्यू। तो इसी के साथ नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। एससीओ के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान की दुनिया में पजीराई। आलमी दहशतगर्दी में मुलविस भारत को कनाडा और अमेरिका में रुसवाई। कैनेडियन सरजमीन पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के किरदार के ठोस शवाहिद के बाद कैनेडियन वजीर आजम ने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। दुनिया में पाकिस्तान की वाह वाह भारत की सुक्की हो रही है। कुछ मौलाना फजल रहमान ने मानी, कुछ हुकूमत मान गई। JUIFA अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम पर मुत्तफिक। सियासी मुहाज पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। आईनी मुसवदा जल्द पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। समंदरी मछली सेहत के लिए मुफीद या नुकसानदेह? माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। हम जो आलूदगी समुद्र में पहुंचा रहे हैं, खुद भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। कैसे? जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तानी पावर लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट कॉमनवेल्थ गेम में छा गए। पावर लिफ्टिंग की तमाम कैटेगरी के गोल्ड जीत लिए। पाकिस्तानी एथलीट की जबरदस्त परफॉर्मेंस फिटनेस का मुंह बोलता सबूत है। नूर भट्ट को ओलंपिक्स दस्ते का हिस्सा ना बनाने वालों से सवाल होना चाहिए। ऑल राइट, तो बड़ी खबर के बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट, और ये कि पाकिस्तान में एक बहुत ही ज़बरदस्त एससीओ समिट हुई, और आपने देखा कि दुनिया की 42% आबादी के हामिल 10 ममालिक के सरबराहान इसमें शरीक थे। बड़ा ही ज़बरदस्त दिन था कल का, और एक एक करके मेहमानान जो है वो आते गए और उनका बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल हुआ। अब कल जो हुआ वो ये कि क़याम अमन और दीगर पॉजिटिव इंडिकेटर्स के हवाले से पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ। सॉफ्ट इमेज और पॉजिटिव इमेज जो है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में गया है। अच्छा, दूसरी जानिब आलमी सतह पर भारत को हजीमत उठाना पड़ी है। कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस भारतीय हुकूमत चोरी के बाद अब सीना जोरी पर उतर आई है। सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में ताबून से उन्होंने इनकार भी कर दिया है, और इसके बाद कनाडा ने भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। बिल्कुल रोते बिलखते भारत अमेरिका के पास जा पहुंचा है, तो वहां से भी उसे हज़मियत का ही सामना करना पड़ा। इसी दौरान पाकिस्तान में SCO के कामयाब इनेकाद पर आलमी सतह पर पजीराई मिली है और इसको बड़ी सिफारती कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है।
इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफीर, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जमील साहब, 4 एटमी ताकतों की शिरकत हुई। दुनिया की 42% आबादी के हामिल 10 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान में मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सफारती कामयाबी देखते हैं इसको? पहले तो जो सफारती सतह पे एक सबसे बड़ी कामयाबी हुई है और पिछले चंद अय्याम का उसमें बहुत बड़े मेहनत का एक अंसर शामिल है, और वो है कि इंतज़ाम, वो है उसकी पूरी मैनेजमेंट, जो तमाम इस मेगा इवेंट की मैनेजमेंट थी, और जिसके सिले में ये प्रोग्राम, ये इवेंट तमाम खुशअस्लूबी के साथ और तमाम बेहतरीन स्मूथ तरीके से हो गया, जिसमें न सिर्फ सिक्योरिटी के तमाम मयार को बरकरार रखा गया, बल्कि उसके प्रोटोकॉल, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम मामलात को अब, और साथ में मीडिया के भी स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया हाउस बनाया गया, जिससे कि पूरी दुनिया के जो तकरीबन 300 के करीब मीडिया वर्कर्स आए हुए थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और कैमरे की आंख से सारों को दिखलाया और उसके बाद ट्रांसमिशन की। तो ये जब तमाम चीज़ों को जहन में रखें तो उसका हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि पाकिस्तान का इमेज बढ़ा, और पाकिस्तान का इमेज उन हालात में बढ़ा जबकि हमारे मुखालिफ कुव्वतों ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि पाकिस्तान अब अकेला रह गया, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन है, और इस प्रोपेगेंडे की वजह से ज़्यादातर नेशंस और ज़्यादातर के बड़े ममालिक ने पाकिस्तान के खिलाफ एक सिक्योरिटी एडवाइजरी इशू किए हुए थे, जिसके तहत उनके मुताल्लिका ममालिक के अफराद पाकिस्तान में आने से उन पर कदगन लगी हुई थी। साहब, एक तरफ हम भारत की दहशतगर्दाना पॉलिसी देखते हैं, दुनिया पर वाज़ेह हो चुका है कि भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है, जबकि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही में जो रुकन ममालिक ने इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक दस्तावेज़ पर दस्तखत जो किए हैं, ये कितना अहम है और इसके क्या असरात होंगे आगे? देखिए, पहला इसका जो आपने हिस्सा सवाल का है वो ये है कि भारत ने जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म का सिलसिला शुरू किया, जिसकी की आवाज़ उठी कनाडा से, जिसकी की आवाज़ उठी अमेरिका से, और जिसकी की आवाज़ उठी दुनिया के दूसरे ममालिक से, तो उसकी वजह से काफ़ी जगरसाई भी हुई और डिप्लोमेटिक खिफत भी हुई। 6 डिप्लोमेट्स को निकाल बाहर फेंका कनाडा ने, और पहली दफ़ा दुनिया में हुआ है कि किसी मुल्क के गवर्नमेंट के सरबराह यानी कि जस्टिन ट्रूडो ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके बताया कि इंडिया ने किस तरह प्रदीप सिंह का कत्ल किया वहाँ उनकी टेरिटरी में, जो कि कनाडा का सिटीजन था, और उसी तरह जो पूनम सिंह थे उन्हें भी जब अटेम्प्ट किया गया तो अमेरिका से भी आवाज़ उठी। तो इसमें 5 आइज के जितने भी ममालिक हैं, ब्राज़ील हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, इन तमाम ने मिलकर इस पर आवाज़ उठाई, तो वो उसकी वजह से बड़ी सुबकी हुई भारत को। अब आ जाते हैं कि भारत क्योंकि इस मामले में एक्सपोज हुआ, इंडिया इस मामले में एक्सपोज हुआ, तो अब ये जो रैट आप जिसकी बात कर रहे हैं कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसके लिए जो वर्किंग कमेटी बनाई गई है वो एक हिस्सा है, वो इस बात का हिस्सा है, वो पार्ट ऑफ दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, जिसमें कि रैट यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फाल करना, और तमाम ममालिक ने मिलकर इस मिनास से हासिल यानी इस मुसीबत से जान छुड़ाने वाली बात है। तो उस चीज़ की वजह से ये इसका जिक्र आया, और जाहिर है इंडिया जिस खुफिया तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशंस करता है, 20 अफराद हमारे यहाँ उनकी जान ली है, उनको शहीद किया गया है मुख्तलिफ फरबों से, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन से, तो वो तमाम के तमाम मामलात हमने पहले भी उठाए हुए हैं पाकिस्तान में। तो वो एक्सपोजर, लेकिन नाम नहीं लिया गया इंडिया का, क्योंकि ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, इसमें इस प्लेटफॉर्म में इनके अपने जो चार्टर है उसके मुताबिक ये उसमें कहा गया है कि बाईलैटरल कॉन्फ्लिक्ट को नहीं उठाया जाएगा, लेकिन मल्टीलैटरल लेवल पर ये बात की गई है कि इस टेररिज्म से किस तरह नबर्दाज़मा होना चाहिए, और उसके मुताबिक एक वर्किंग ग्रुप की तश्कील दी गई है। तो इससे ज़ाहिर है जिस तरह जयशंकर ने
इशारतन एक बात कर दी कि क्योंकि एक चार्टर में एक हिस्सा है कि जिसमें 3 एबल्स का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि ये एक्टिविटीज अगर अक्रॉस द बॉर्डर होगी तो इसको टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म से उन्होंने अहवाल देते हुए कहा कि ये इसकी वजह से जो है इसकी ख़ास तौर पर जो ट्रेड की एक्टिविटीज़ और जो अगराज़ व मकासद हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें कदगन लगेगी, उसमें फ़र्क आएगा। लेकिन वो तो उन्होंने अपने अल्फाज में इसको अदा कर दिए और वो इससे पहले भी इंडिया का यही वतीरा रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जिक्र करते रहे हैं क्रॉस बॉर्डर के टेररिज्म की, तो वो उनके फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा से उनके टोन में थोड़ी नरमी आई है, जो पहले होती थी उस तरह नहीं हुई है और नाम नहीं लिया गया, तो ये अपनी जगह पे रहा। आपकी उस इब्तदाई बात पर मैं आता हूँ कि इसका मजमूई तौर पर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान की पब्लिक डिप्लोमेसी यानी उसके इमेज में जब इजाफा हुआ, उसके इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हुआ, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जहाँ जहाँ अपनी नुमाइंदगी करता है, जिन जिन फोरम पे करता है, अपने सफ़ीरों के ज़रिए, अपने मंदूबीन के ज़रिए या अपने डेलीगेशन के ज़रिए, तो उनकी इज़्ज़त और तकरीम में भी इजाफा होता है और पाकिस्तान की फिर बात सुनी जाएगी। लेकिन किसी एक इवेंट से ये तमाम मराहिल यकदम तय नहीं हो जाते, क्योंकि इस इमेज को ख़राब करने के लिए हमारे मुखालिफ ममालिक ने, हमारे दुश्मन ममालिक ने, इंडिया ख़ास तौर पर उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स की। आपको याद होगा कि इन्फो सेंटर जो बनाए हुए थे, इन्फो लैब्स जो बनाए हुए थे पूरे यूरोप में 500 से ज़्यादा, उसका मकसद यही था कि सोशल मीडिया के ज़रिए मलाइन करे पाकिस्तान को, किसी हद तक चाइना को भी, और फिर उसके बाद यही इमेज क्रिएट किया जाता था कि पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी कुछ नहीं, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं, पाकिस्तान में तो कोई बड़ा इवेंट यानी तासुर ये देना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान में बड़ा इवेंट हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अब ये दुनिया के देखने के लिए है कि एक जानिब जो भारत है वो सबसे बड़ी जमहूरियत का दावे करता है, लेकिन उसकी जो हरकत व सकनात है पूरी दुनिया में उसकी सुर्खी हो रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इज़ गेटिंग नोन फॉर इट्स सॉफ्ट इमेज। तो कल एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, खासतौर पर चाइना के वज़ीर आज़म का आना और उनसे मुख्तलिफ जो है वो मुआहदात पर दस्तखत होना, याददाश्तों की जो है वो दस्तखत होना। इट्स वंडरफुल, इट्स ऑसम एंड इट्स टाइम फॉर ब्रेक। ऐसे अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अब स्पोर्ट्स के मैदान से कुछ खबरें। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है, आज होगा बाय द वे, और कल दूसरे दिन के इख्तिताम तक इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 239 रन बनाए थे। अगर आप इसको समअप करें कि कोई स्कोर कार्ड अभी देखें और आप ये देखें कि जी 6 आउट हो गए इंग्लैंड के, तो आप खुशी से उछल के जो है वो कुर्सी पे बैठ जाएंगे। लेकिन अगर पूरे दिन की बात देखें तो आखिरी सेशन की ये विकेटें हैं जो कि गिरी थी 4, और इससे पहले इंग्लैंड वाज ऑन सॉन्ग टू अ वेरी गुड टोटल थैंक्स टू बेन डकेट के जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त 114 रन बनाए। लेकिन क्रेडिट देना होगा आपको फाइनली साजिद खान को और पिच को। अब प्रैक्टिकली तो ये गालिबन 7वां दिन है या 8वां दिन है इस पिच पे, क्योंकि सेम पिच है जो कि पहले टेस्ट मैच में यूज़ हुई है। फाइनली ये इस पिच ने स्पिन किया, और जब स्पिन किया तो क्या जो रूट और क्या ओली पॉप और क्या बेन डकेट सब के सब बोल्ड हुए, और सबसे जो बेहतरीन और खूबसूरत बॉल थी साजिद की, ये आउट विद बेन डकेट और इनको स्लिप पे कैच आउट किया था। आई वांट टू सी दैट मैजिकल स्पिनिंग डिलीवरी, जो ये वाली आउटस्टैंडिंग। इस पे तो कमेंटेटर भी खड़े हो गए थे और क्या चिल्लाए थे वो। लेकिन इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं वो इस वक्त जले भुने हुए हैं, उनको जलते भुनने देते हैं और हम अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको मद्देनजर रखते हैं। अभी भी इंग्लैंड 127 रन से ट्रेल कर रहा है राइट नाउ। जब इंग्लैंड अपने इनिंग्स का आगाज़ करेगा अब से आधे घंटे बाद, तो जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स जो हैं वो इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। फवाद भाई गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर कल किसी ने सिर्फ उठ के स्कोर कार्ड देखा है तो वो खुशी से उछल गया होगा कि 6 खिलाड़ी आउट कर दिए, लेकिन अब बिल्कुल आखिर में जाके बॉल स्पिन होना शुरू हुआ है, विच मीन्स कि आज भी बॉल स्पिन होगा, और अगर बॉल स्पिन हुआ तो कम से कम पाकिस्तान को
70 से 80 रन की लीड लेके फिर अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज करना चाहिए। डू यू एग्री टू दैट? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आपने ठीक बात की, यही सोच होनी चाहिए। और अगर कल की आप बात करें, मैं पूरा मैच क्योंकि देख रहा था तो मुझे अंदाज़ा ज़रूर था डकेट सेट हो गया था और वो इस वजह से इतना लंबा खेल रहा था, बाकी कोई बैटर जो था वो सेट नहीं हुआ था। दूसरा ये था कि अभी मैंने जैसे नासिर हुसैन, बदकिस्मती ये है कि एनालिसिस के लिए हमें इंग्लिश क्रिकेटर्स को ज़्यादा सुनना पड़ता है, क्योंकि हमारे एनालिसिस तो किसी की बुराई और किसी की तारीफ में ही गुजर जाते हैं। तो वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की बेन डकेट के हवाले से कि कप्तानी में उन्होंने बात की कि जी जो दो शॉर्ट स्वीप के मार रहे थे उसके लिए अगर वो सही जगह पे फील्डर्स होते तो शायद उतनी आसानी नहीं होती। लेकिन जब आप कप्तानी में आते हैं, आप कुछ चीज़ें सीख रहे होते, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे कप्तान ने भी सुना होगा और सीखा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हुई, लेकिन स्पिन विकेट ले रहा है और आसान नहीं है। जो रूट स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, ब्रुक बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आसान नहीं होगा कतई तौर पे। अब बहुत ही बुरा आप कर जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किलात बढ़ेंगी इंग्लैंड की। और ये जिसकी हम शुरू से बात कर रहे थे कि जो स्पिनर्स का जाल है उसको बिछाना चाहिए। याद होगा आपको जब हमने पहले टेस्ट मैच में बात की थी, वो यही था कि 20 विकेटें कैसे लेंगे। तो अब ये एक अच्छी चीज़ है, और बट हुआ ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आप 6 खिलाड़ी आउट करके मैच हार भी चुके हैं। तो अभी ये सेशन या 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस आने वाले इस टेस्ट मैच के लिए। जी, वैसे फवाद साहब, साजिद खान ने क्या एक ज़बरदस्त कमबैक किया है, आप क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस को देख के? मैं इनकी परफॉर्मेंस पे सिर्फ यही बात करूंगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर खिलाड़ी अपने साथ नाइंसाफी पे बात कर सके या पीसीबी से राब्ता कर सके। कोच हो गया या सेलेक्टर हो गया, सारी उसकी इजारादारी होती है। और ये साजिद की नहीं है। मैं साजिद को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी मैं जब पेशावर से खेलता था तब से ये मेरे साथ हो रहा होता था कि परफॉर्मेंस करके बाहर हो जाता था। देखिए हमारे यहाँ ना कोई सिस्टम नहीं है। अब तो ये कैमरा आ गया है, मैं कहता हूँ कि जी आप ट्रायल्स करा रहे हैं, आप ये कैमरा लगा दें और लड़के को बता दें कि अगर आप समझते हो आपके साथ ज्यादती है तो पीसीबी में ये 3-4 लोग हैं जो जिनको आप लिख सकते हैं, जिनको आप कॉल कर सकते हैं, वो पूरे ट्रायल देखेंगे वीडियो पे, और अगर ज्यादती हुई तो उस कोच या सेलेक्टर के साथ भी जवाब होगा, उनसे सवाल होगा। दूसरा ये है कि भाई आप कोचेस रीजन में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाते हैं, आप क्यों नहीं 16 सवालात के फॉर्म्स सीजन के बाद प्लेयर्स को देते हैं जिसमें उनका नाम ना हो और उनसे कोच की कारकर्दगी के बारे में पूछा जाए कि जी ये कैसी जबान इस्तेमाल करते हैं, क्या ये खुद कप्तानी करते हैं या आपको कप्तानी करने देते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी कैसी रहती है, डिसीजन मेकिंग कैसी रहती है। तो जब तक आपके एक सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, इसी तरह से साजिद खान पैदा होते रहेंगे जो बेचारे नाइंसाफियों का शिकार होंगे और फिर इसी तरह से आके उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और फिर ये टीवी पे बोलते हैं, और क्यों ना बोले। तो पेशावर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का जिक्र कर दिया साजिद ने, और वो उनसे सवाल होता है ना सेलिब्रेशन का, जो ये वो करते हैं खास तौर पे ये जो कबड्डी में सेलिब्रेशन होती है ना, ये अपनी फीमर पे हाथ मार के और हाथ खड़ा करके, तो साजिद बार बार इस तरह की सेलिब्रेशन करके और बार बार ये बताते हैं कि आई एम हेयर, लेकिन आप लोग मुझे लेते नहीं है। खैर, अच्छा फवाद भाई, अब ठीक है विकेट स्पिन भी ले रहा है, हमने आउट भी कर दिए, लेकिन बात वही है ना, मुझे पूरा भरोसा अपनी टीम पे कि इस पोजीशन से भी हम पूरी तरीके से पलटी खा सकते हैं। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज भी हमने देख ली थी, अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे आके फिर गिर गए। पहले टेस्ट मैच में भी यही हुआ, अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे आके गिर गए। नाउ मुझे जो फियर है वो ये कि हम तो अभी कह रहे हैं ना, और नासिर हुसैन और आसरटन कह रहे थे कल के जी फाइनली 7वें-8वें दिन विकेट ने टर्न लेना शुरू किया, लेकिन मैं रेफर करूंगा जैक लीच की उस डिलीवरी को जो उसने अब्दुल्ला शफीक को पहले दिन की थी, गालिबन इन द फर्स्ट आवर ना, इन द फर्स्ट आवर और फर्स्ट हाफ आवर, और वो पढ़ के ब्रेक हुआ और क्या आउट, क्या मतलब जबरदस्त बोल्ड किया है। तो अगर विकेट हमारे लिए स्पिन कर रही है तो उनके लिए भी स्पिन करेगी। इसलिए आपको सेकंड इनिंग से क्या तवक्को आते पाकिस्तानी बैटिंग से अगेंस्ट जैक लीच एंड शोएब बशीर? अच्छा, एक तो ये मैं आपको बता दूं, जो भी इस विकेट पे दोबारा खेलें ये कानूनी तौर पे अलाउ है। अब होता ये है कि पहले दिन जब शुरू में कल मैच हो रहा था तो जितने इंग्लिश कमेंटेटर्स थे, फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अब जब ये रन आउट होने शुरू हुए तो 7वें दिन की विकेट है या 8वें दिन की विकेट है, जो भी शोर मचा रहे मचा लें। अब बॉल देखिए जब थोड़ा हार्ड होता है ना तो वो ज़्यादा ब्रेक कर रहा था, जो हमने देखा नया बॉल लीच ने भी जिस तरह से आउट किया और कुछ स्पॉट्स बने, अगर उसको हिट करता है तो ब्रेक ज़्यादा लेता है।
जहां तक आपने अपनी सेकंड इनिंग्स की बात की, पहले तो हमें उन्हें जल्दी आउट करना, मुझे लगता है कि जाहिद महमूद का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि नीचे के बैटर जो हैं, खासतौर पे इंग्लिश बैटर या साउथ अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन जो टेल एंडर हैं, हालांकि ये दोनों तो अच्छा खेलते हैं, ये लेग स्पिनर पे थोड़ी मुश्किल होती है, तो जाहिद महमूद से थोड़ा ज़्यादा बॉल कराना चाहिए अभी। और साथ साथ सेकेंड इनिंग्स में एडवांटेज है कि हमने पिछली बार भी स्पिनर्स को अच्छा खेला, कामरान गुलाम बहुत अच्छा खेले, बट जरूरी ये होगा 100 के करीब लीड लें, ताकि अगर हम 150 और 250 पे भी आउट होते हैं तो 250-300 रन के टारगेट हो, जो कतई तौर पे आसान नहीं होगा चौथी बारी में। ये हमारी सोच होनी चाहिए और उम्मीद यही है, क्योंकि जगह जो हम बात कर रहे हैं ना, 6-6 विकेट लेके और एक सेशन बहुत अच्छा करके पाकिस्तान टेस्ट मैचेस हारता रहा है, उसकी कुछ वजह कतई ये भी थी कि हमारे फास्ट बॉलर्स भी अक्सर थक जाते थे। लेकिन अब ये जो स्पिनर्स हैं, इनको शायद उतनी मुश्किलात होनी नहीं चाहिए, और ये तीनों स्पिनर्स टीम से बाहर थे, 2 को फिटनेस पे फारिग कर दिया गया था, तो ये आप मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए तो खेल रहे हैं, बट ये अपने लिए भी खेल रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि हमें टीम में पहले भी होना चाहिए था। तो इनकी एफर्ट भी और ज्यादा है जैसे होती है, जो उनके लिए कहते हैं ना भूख, तो वो भूख भी ज्यादा है आउट करने की। एब्सोल्युटली। और लेकिन इसको फिर मिसाल नहीं बनाना चाहिए, बाहर रखें और बार बार इनको ला के दोबारा खिलाएं। थैंक यू सो मच। फाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। चिकन खाती हैं आप? बहुत शौक से। बहुत शौक से खाती हैं। हम लोग भी सब सारे शौक से खाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब बीफ वगैरह भी चले जाता होगा, मटन वगैरह भी सारी चीज़ें, लेकिन प्रोटीन तो बड़ा ज़रूरी है इंटेक। लेकिन जैसे कि वक्तन फ़वक्तन आपको पता चलता रहता है कि ये ग़िज़ाएँ जब इनकी मास प्रोडक्शन होती है तो इसमें कितने जहरीले केमिकल्स डाले जाते हैं। तो पोल्ट्री बुरा है, बीफ बुरा है, मटन बुरा है, ठीक है, इनके चारों में क्या क्या, हाँ ये सारी चीज़ें, ठीक है, यू हैव पुट इट राइट। तो ऐसे में मैंने ये सोचा कि भाई मछली सबसे ज़्यादा सेफ फूड है। है ना? मैं भी ये समझती हूँ कि मछली नहीं, ये मैं भी गलत समझता था और आप भी गलत समझ रही हैं। हाँ एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि हम समेत, मुझ समेत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपना जो वेस्ट फेंकती हैं ना समंदर में, उससे मेरी और आपकी ये जो बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये भी ख़राब होता जा रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना 472 मिलियन गैलन का सनती और म्यूनिसिपल फुजला जो है वो कराची के समंदर में बराह रास्त बग़ैर ट्रीटमेंट के जो है वो फेंका जाता है। अब इसके जो गुजरगाहें हैं कोरंगी नदी से, मलीर नदी से ये गुजर के जाता है। तो अब हमारी ये जो मछली है कितनी ज़्यादा मुज़र सेहत हो गई है हमारे लिए, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद सुमरो साहब, जो कि मैनेजर प्रोग्राम सिंध ICN पाकिस्तान के। तो नवेद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नवेद साहब, इसका मतलब मछली भी ना खाएं हम कितनी ज़्यादा जहरीली हो जाती है मछली जब हम समंदर में बगैर ट्रीटमेंट के ये सारा फुजला फेंकते हैं? बिल्कुल, देखिए एक ये इशू एग्जिस्ट तो करता है, और आपने सही कहा कि हम बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं समंदर में। अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं और जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट है या एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनमें हम बात कर सकते हैं। मगर मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि मैं पहले ये बात ज़रूर बोल पे कि देखें, स्टिल हमें जो सी फूड है उसकी कंजप्शन को इंकरेज करना चाहिए। उसका एक रीज़न ये भी है कि हम एक कोस्टल सिटी है, मगर हम अगर अपनी कंजप्शन देखें तो बहुत कम है हमारी। तो जैसे आपने कहा कि प्रोटीन का ये सबसे बेहतरीन सोर्स है दुनिया में, जो है वो जो टोटल हमारा फूड सोर्स है उसका 17% जो है वो सी फूड कंट्रीब्यूट कर रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली कराची की अगर हम फूड के लिहाज से पहचान देखें तो वो कभी भी सी फूड के तौर पे नहीं हम डिस्कस कर रहे होते। तो पहले तो इश्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं नहीं चाहूँगा कि ये इम्प्रेशन आए कि हम डिस्करेज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत सारी सोर्सेज बताए, इसको अगर थोड़ा सा हम डिटेल में लें तो माइक्रो प्लास्टिक्स की आपने बात की। अब देखें जो टिनी पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, हमारे हर तरफ प्लास्टिक है, और वो अल्टीमेटली वो कहाँ जा रही है? समंदर में ही जा रही है। अगर हमारे जो वाटर फ्लोज हैं, रिवर्स हैं,
इवन जो इरिगेशन सिस्टम है अल्टीमेटली वो भी आगे जो प्लास्टिक को कैरी करते हुए समंदर में ही अल्टीमेटली हम डाल रहे हैं। कराची का एक बहुत बड़ा प्रेशर है, अलोंग द कोस्ट हमारे और भी बर्न पॉकेट्स हैं, छोटे टाउन्स हैं, तो वहाँ से भी ये वेस्ट जा रहा है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो स्टडीज़ इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे जो फिश है या और जो हमारी लाइफ है, सी लाइफ है, उसकी बॉडीज़ में अक्यूमुलेट हो रहे हैं। और फिर प्लास्टिक अगेन टॉक्सिक केमिकल से ही बनती है, तो वो फिर टॉक्सिक केमिकल्स वहाँ पे उनकी बॉडी को या उनकी जो न्यूट्रिशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और वो बहुत ही हैज़र्डियस है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि थ्रू आउट, एक तो देखें हमारे अर्बन पॉकेट्स, अगर कराची की बात करते हैं तो एक तो है जो नियर बाय वाटर्स हैं हमारे, जिसको हम कोस्टल वाटर्स कहते हैं, वहाँ पे इस तरह की पॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। तो वहाँ की जो फ़िश कैच है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है और जिसको हम अनसेफ कह सकते हैं। मगर थ्रू आउट द कोस्ट, हमारा बहुत बड़ा कोस्ट बलूचिस्तान में है जो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, तो वहाँ पे इवन कोस्टल फिशरीज़ की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, डीप वाटर्स में जाते हैं, फार वाटर्स में जाते हैं, तो ये पॉल्यूशन डाइल्यूट होती है, तो उसका इम्पैक्ट भी ऑब्वियसली इतना नहीं होता। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली अगर हम चिकन की बात करते हैं या जो दूसरे मीट सोर्सेज हैं, उनके मुकाबले में, उनके कंपैरिजन में अभी भी एक अच्छा सोर्स है, बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए, जो हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। और मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि एक कोस्टल सिटी में क्यों हमारा सी फूड इतना कम कंज्यूम होता है। एग्जैक्टली। अच्छा नवीद साहब, ये बताएं कि क्या क्या केमिकल जा रहा है और कितना हैजर्डस ये केमिकल है जो कि हमारी इंडस्ट्रीज जो फेंक रही हैं समंदर में? जी, एक तो हमने प्लास्टिक की बात की, माइक्रो प्लास्टिक्स की बात की, इवन जो बाकी जो यानी कि पार्टिकल, जो बिगर पार्टिकल्स हैं, जो बिगर साइज़ प्लास्टिक जा रही है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। कुछ ऐसे जो है वो मरीन मैमल्स हैं जो उसको भी कंज्यूम करते हैं जेलीफिश समझ के, जैसे हमारा सी टर्टल्स हैं, वो मर जाते हैं। तो सी टर्टल जब मरेगा तो अल्टीमेटली पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा और वो आपका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल उस टर्टल के मरने का हमारे फिश पे भी आएगा। तो एक तो ये सोर्स है। दूसरा जो सोर्स है वो आपकी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है। अब यहाँ पे हमारे कंट्री में ज़रूर गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ भी हैं कि जो हैज़र्डियस जो पॉल्यूटेंट्स या जो एफिलेंट्स हैं वो जो रिलीज़ करते हैं तो इनको पहले ट्रीट करने होते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं। जी, कोई ट्रीटमेंट ऐसा बहुत कम है, बहुत कम है। सारा गंद पानी में जा रहा है, वो स्ट्रेट अवे हमारे पानी में जा रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और उसमें देखें बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड है हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं, तो वो केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैज़र्डियस हैं जो ना सिर्फ आपकी फ़िश पॉपुलेशन को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं मगर थ्रू आउट पूरे इकोसिस्टम को जो है वो है उनका इम्पैक्ट फिर मैंग्रोव्स पे आता है। जब हम फ़िश की बात करें तो मैंग्रोव्स की बात करना भी इंतहाई लाजमी है। मैंग्रोव्स उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। आप अगर मैंग्रोव्स को हटा देंगे ऐसे ही है जैसे हमारा घर, जी, तो हम उन ग्राउंड्स को अगर ख़त्म कर रहे हैं वो इन केमिकल्स की वजह से भी हो रहे हैं, सिर्फ कटिंग एक रीज़न नहीं है। जी हाँ। अच्छा, ये मैंग्रोव्स क्योंकि बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग, और इस पे आगे चल के ज़रूर हम बात करेंगे। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, आपने देख लिया कि हम अपने ही तबाही के ज़िम्मेदार कितने ज़्यादा हैं, और अगर हम ही अपना घर का वेस्ट, अपना म्यूनिसिपल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर उसको ट्रीट करके नहीं समंदर में फिर डिस्पोज ऑफ करेंगे तो फिर अपनी तबाही का सामान खुद कर रहे हैं। लेकिन अभी ये टॉपिक ऐसे ज़बरदस्त है, इस पर तो घंटों प्रोग्राम्स हों तो कम है, लेकिन अब ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बच्चे का ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदेद। आई वाज जस्ट गेटिंग रेडी। तो खैर हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो हाँ, एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले मैं खुश आमदेद।
और अब ज़रा हम कुछ सियासत की बात कर लेते हैं, क्योंकि आइनी तरमीम का जो मामला है अब काफ़ी अरसे से लटका हुआ है और इसके हवाले से लग ये रहा है कि शायद ये अपने क्लाइमेक्स में है, फाइनल एपिसोड में है, वक्त बताएगा ये तो। लेकिन इसके हवाले से हुई एक बड़ी डेवलपमेंट और वो ये कि जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक हुई। अब इसमें सदर आसिफ अली जरदारी, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत कई सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। और जो सबकी मरकज़ निगाह हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने कहा कि इत्तफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी तजवीज़ मान ली तो बिस्मिल्लाह, पहला मुसव्विदा कल कबूल था ना आज कबूल है। लेकिन मौलाना की तरफ से कुछ तो बर्फ़ पिघली है। अब क्या ये हम इसका फाइनल एपिसोड देख रहे हैं और क्या आइनी तरमीम जो है वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रही है, क्या वो अप्रूव हो जाएगी? हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदरगल साहब। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो कादिर साहब, मौलाना फजल रहमान जो है वो फाइनली उनकी तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशन आई है, इसको विन विन सिचुएशन समझ रहे हैं अब? इंशाल्लाह 3 बजे सेनेट का और 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास है। इंशाल्लाह आप सुनेंगे आमीन, कबूल है, कबूल है, कबूल है। चले, बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मैं तो एडवांस में आपको कह सकता हूँ बहुत बहुत मुबारक हो, आपने कह दिया। हाँ, लेकिन देखें, उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, 100 बिस्मिल्लाह भी कह दिया और आपने भी कबूले कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पहला वाला मुसव्विदा होगा ना तो फिर कबूले नहीं होगा। अच्छा फैसल करीम साहब, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि ये मसौदा जमीयत का है जिस पे काम हो रहा है या पीटीआई का है, क्योंकि रऊफ हसन साहब ने कल एक चैनल में दावा किया कि हमारा ही मसौदा है जिसमें मौलाना साहब लेके चल रहा है। तो अब वो वहां भी फैसला होना बाकी है। हम तो कहते हैं मसौदा पाकिस्तान का है, एक बैसियत एक कानून की तालिब इल्म मैं कहता हूँ तमाम वकला के लिए जो फीस लेते हैं मेरे जैसे वकील या दूसरे, और अदालत में केस लगता ही नहीं है और नजला सारा वकीलों पे गिरता है, क्योंकि लोग केस वापस ले लेते हैं कि आप केस लगा नहीं सकते। तो मैं समझ रहा हूँ कि जब आईनी अदालतें बनेंगे तो ये जो 58,000 केसेस है या लगभग 20 लाख केसेस है, ये चलना शुरू हो जाएंगे। और न सिर्फ ये चलना शुरू हो जाएंगे, मैं एक और हवाला आपको दे दूं इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, पिछले असम्बली का जहां मैं पार्लिमानी अफेयर्स कमेटी का हिस्सा था, हमने कानून पास किया है कि जो इंतखाबी ट्रिब्यूनल में जो केस चलेगा वो 6 महीने के अंदर फैसला होगा। आप यकीन करें कि आज 9 महीने हो गए, मैंने पिछले तारीख में जज साहब को, सिना कोर्ट के जस्टिस साहब को यह कहा कि सर ये तो कानून हमने पास किए 6 महीने, तो बड़ा खूबसूरत जवाब उसे दिए कि आप एक काम करें, मेरे चीफ जस्टिस से बात करें कि मुझे कोई और केस ना दे ताकि मैं यही सुन लूं। बात उसकी जायज है, अगर आप 200 केस उनको देंगे तो वो क्या सुनेगा, वो तो 2 मिनट सुनेगा, फिर तारीख देगा 2 महीने बाद। तो मैं समझ रहा हूँ बेहतरी है कि जो दुनिया में 141 नंबर पे हमारे जुडिशियल सिस्टम है उसमें बेहतरी है कि, और ये जो चाचे मामे बांजे भतीजे या चैम्बर के लोग भर्ती होते हैं उसमें बेहतरी है कि मेरिट पे होगा, कोई गरीब का बच्चा भी कह सके कि मैं जज बन सकता हूँ। और कादिर साहब, ये तो आपने बिल्कुल अपर से लेकर लोअर कोर्ट तक की बात कर दी, क्योंकि यू आर द मैन ऑफ द सिस्टम। आप खुद इस तमाम तर मामले में ना सिर्फ सियासत में बल्कि जो अब खुद वकील हैं और ख़ुद ये तमाम तर चीज़ें आपकी अपनी आंखों के सामने किस तरीके से लोअर कोर्ट्स में केसेस ड्रैग होते जा रहे हैं। लेकिन कमिंग अगेन टू द अपर कोर्ट्स, अब इसमें जो अपोजिशन है आपकी, उसका ये एक कंप्लेन है, एक शिकायत है कि ये एक पैरेलल जुडिशरी सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। आप इससे कितना इत्तेफाक या कितना इख्तलाफ करते हैं? देखिए, अब अगर सियासी बात कर ले, यही तहरीक इंसाफ थी, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने आइन का 63A का उलिया बिगाड़ दी अपनी गर्ज के लिए। हमजा शहबाज की हुकूमत गिराने के लिए आरिफ आदमी 63A का अपने मनपसंद जजों को केस भेजता है और वो तशरीह जो ना अनूका करता है, यानी बंदा के अभी डिस्कस ये हुआ जिसने वोट डाला ही नहीं है उस पे जो नाइली केस हो जाए, यानी जिस शख्स ने अभी चोरी किया ही नहीं आप मुकदमा कैसे दर्ज कर सकते हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये उसी तरह मनपसंद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस गुलजार, जस्टिस बंदियाल, जस्टिस साकिब निसार, उस टाइप के जजेस जिसने सुप्रीम कोर्ट को थाने की तरह चलाया, तो मैं समझ रहा हूँ अबू दाऊद गुजर गया। और ये भी मुझे बताइएगा कि क्या उम्मीद है कि आज ही ये मामला फाइनलाइज होगा, क्योंकि आज सेशंस भी होने जा रहे हैं, तो क्या आज ही किसी तरीके से ऊंट करवट बैठ सकता है या फिर मजीद इसमें हम डिले देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना साहब ने इत्तफाक कर दिए कि मसौदा पे
और वो कल मियां नवाज शरीफ साहब के सामने रखा। और अब आज के दिन 2 मरहले हो रहे, एक खसूसी कमेटी के सामने होगा और उसके बाद काबीना के सामने होगा। जब ये 2 मरहले भी क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद तो फिर से वोटिंग ही होना है। तो अगर ये 2 मरहले क्लियर हो गए, मजीद को डिस्कशन की जरूरत ना पड़ जाए तो फिर आज ही हो जाएगा। और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी का ये हम 2007 से मिसाक की जमहूरियत से पिछले 2024 के इलेक्शन तक हमारा तो मंशूर कैसा है, तो हम तो कोशिश जारी रखेंगे। अगर तादाद पूरी नहीं हो सके तो नेक्स्ट टाइम सही, हमें कोई जल्दी नहीं है। कादिर साहब, आप इंतहाई सीनियर सियासतदान हैं। कुछ गलत फहमियाँ इसलिए पैदा हो रही थी क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मुसव्वदे में था क्या, लेकिन इस बार तमाम इत्तेहादियों और अपोजिशन को भी पता है कि मुसव्वदे में है क्या। आप मुझे एक बात बताओ, 18वीं तरमीम जिसमें ये कहते हैं 9 महीने लगे थे, वो भी पीपल्स पार्टी का कारनामा था। किसी ने मसौदा पूछा था, किसी ने मसौदा देखा था। अभी मैं और फैसल करीम साहब कोई मकान खरीदने जाएंगे, आप हमारे खिलाफ केस कर देंगे, पता जाए कौन से इलाके में खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे। भाई अभी तो हम मशवरा कर रहे हैं, आपको क्यों बताया। इसी तरह प्रैक्टिकली एक वकील ने सिरा कोर्ट में केस जमा किया, पिटीशन जमा किया, वो मुस्तरद हो गया। जज ने उसको बोला कि भाई अभी आप मफरूजे पे बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब ये सारी चीज फाइनल होती है, और रूल ये है असम्बली का, जब काबीना से पास होगा और तमाम सियासी पार्टी मुतफिक होंगे या नहीं भी मुतफिक होंगे, हुकूमती जो बिल होता है वो पहले काबीना से पास होता है और फिर इसके बाद असम्बली में पेश किए जाते हैं। अभी काबीना से पास हुआ ही नहीं है, खसूसी कमेटी में गया ही नहीं है, वो पहले से शोर मचा। अच्छा, एक तरफ पीटीआई कहता है कि मसौदा आवाम को दिखा जाए, दूसरे जो ना वो अपने तरफ से पता नहीं क्या क्या मसूदे बता रहे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यानी जो मसौदा हमें नहीं पता वो पीटीआई को पता है। अच्छा, लेकिन कादिर साहब, जैसे कि आपने कहा, यकीनन 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी उसका सहरा ज़रूर लेती है, लेकिन वो कितनी प्लानिंग से हुआ था, उस पर कितना टाइम लगा था, ये आपको भी पता है। और साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि हुकूमत जल्दबाजी में इसको करने जा रही है या करना चाह रही थी। तो देखिए, कुछ जल्दबाजियां तो थी ना। आप मुझे एक बात बताएं, मिसाक जमहूरियत में एक शिक्त आईनी अदालत का जिसको तौसीक की है मौलाना साहब और इमरान खान साहब ने, उस पर आप कितने महीने उस पर डिस्कशन करेंगे। नंबर एक बात, मैंने कौमी असम्बली में 2021 में इमरान खान साहब के दौर में बिल जमा किया है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल, जबान पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों भर्ती करते हो चैम्बर के लोगों को, बांजे पतिजुम को और अपने खास लॉबी के लोगों को। तो सबने बड़ा अप्रिशिएट किया है, फिर पीडीएम को हुकूमत है, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया है, मगर वो कमेटी कहते रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये 2 नुकते जो पीपल्स पार्टी का मेन मुद्दा है। और एक और है आर्टिकल 184(3), आपने नाम सुना होगा। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में, पिछले दौर में जब वो वज़ीर-ए-आज़म था, असम्बली में उन्होंने पेश किया था, मगर उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ाया। तो सवाल ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो अपने केसेस छोड़ के शराब की 2 बोतलों का 100 मुठो लेते हैं, फ्लांग का 100 मुठो लिए, चीनी आटे बाउ का 100 मुठो लेते हैं। तो भाई तुम्हारा काम नहीं है ये। आपका काम ये है कि आप अपने केसेस पे जो 58,000 आपके पास है और लगभग 20 लाख तक दूसरे अदालतों में है, अब उस पर तवज्जो दे। आप अपना काम तो कर नहीं है, कहीं और टांग गड़ा रहे हो, तो ये इजाजत तो नहीं दी जा सकती है। और इसके ऊपर कितने महीने आप डिस्कस करेंगे। एक प्रिंसिपल उसूल है कि होना चाहिए जुडिशरी अपना काम करे, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे और पार्लियामेंट अपना काम करे। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कानून साजी का, और इसी जुडिशरी ने एक डिक्टेटर मुशर्रफ को आइन के आर्टिकल 239 का इख्तियार दिए कि आप तरमीम कर सकते हैं। तो आप आज ये बताएं, आपका आरिफ अली के केस के सामने, आपके ये सामने, और एक निराला चीफ जस्टिस आया था कराची में, जिसका बंगला जो है ना वो नेस्ले टावर के बराबर में था, जहां ओवरसीज ने जमा पूंजी जमा करके उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकली ऑर्डर किया कि बम से उड़ा दो। यानी हथौड़े में मारने में टाइम लगेगा कि उसके दिल की तस्कीन के लिए होता है, बम से उड़ा दो। बाकायदा डॉन और जंग कराची में इश्तिहारात आए थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ, और वो लोग रोते हुए पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो ऐसे ही हम नहीं देखे। फिर आपने साकिब निसार को देखा कि वो बाकायदा अस्पतालों में भी छापे मार रहे, वो बाकायदा लोअर जुडिशरी में भी अदालत में घुस के जजों को बेइज्जत करे। तो ये भाई इनका काम नहीं है। चीफ जस्टिस की कुर्सी बड़े इज्जतदार कुर्सी है, अगर कोई समझे। अच्छा कादिर साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ आप हमें इंसाइट दे सकते हैं कि कौन से जो पॉइंट्स हैं उन पे इत्तेफाक हुआ है, वो कौन से मौलाना साहब मान रहे हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हज़फ किया जा रहा है? कुछ इंसाइट दे सकते हैं आप हमें? देखिए, मेरे पार्टी की आदत ने जब मना किया है
कि नतीजे का 3 बजे इंतजार करें और आप पहले से पेपर आउट करा रहे हो मेरे जरिए, तो फिर ये तो फिर बदअखलाकी हो जाएगी। आपको मैंने इशारतन 2-3 पॉइंट बता दिए है, तो उसके आगे अगर नून लीग के जो पॉइंट होंगे या मौलाना साहब के होंगे तो उसमें ऐड हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी का तो मैंने आपके सामने रख दिया सारी चीजें। चलें, आप पेपर आउट नहीं कर रहे, हिंट भी नहीं दे रहे, तो हम भी 3 बजे तक का इंतजार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे आज बहुत ही अहम दिन आईनी इस्लाहात के हवाले से। तो देखते हैं जी ऊंट किस करवट बैठता है या नहीं बैठता है। अच्छा, वैसे हम रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ऐसी शख्सियात को याद करते हैं कि जिन्होंने बहुत गहरा नक्श छोड़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो माशरा है उस पर। ऐसी ही एक शख्सियत और बहुत ही काबिल इज़्ज़त, बहुत ही काबिल एहतराम मारूफ तवीब और साबिक गवर्नर सिंध और अपने टाइम के ज़बरदस्त एजुकेशनिस्ट, गालिबन उनसे बड़ा एजुकेशनिस्ट, मैं अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ, एजुकेशनिस्ट नॉट अ सरमायादार, एजुकेशनिस्ट हकीम मोहम्मद सईद से बड़ा आज तक पाकिस्तान में नहीं आया होगा। 26वीं बरसी आज हकीम साहब की मनाई जा रही है। हकीम मोहम्मद सईद शहीद मायानाज तबीब और फिलंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट। शोबा हिकमत में उनकी खिदमात तो नाकाबिल फरामोश हैं ही, लेकिन उनका जिसको कहते हैं आप सरमाया इफ्तिखार कुल कायनात, कराची से जो मेन सिटी है उससे गालबन 1 से 1.5 घंटे दूर मदीनतुल हिकमत के नाम से जो इन्होंने एक इल्म का शहर बसाया, जिसमें हमदर्द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ विलेज स्कूल, जिसका मैं तस्करा ज़रूर करना चाहूँगा। बहुत से लोग सोनिया नहीं जानते, जो आसपास जो क्योंकि हब का एरिया है जहाँ पे ये पूरा सिटी ऑफ नॉलेज है, और वहाँ पे हकीम साहब का जो विलेज स्कूल का कॉन्सेप्ट था वो बड़ा ज़बरदस्त था। आसपास के जितने बच्चे उन्होंने उनके लिए क्लियर करें ना विलेज स्कूल के कॉन्सेप्ट। जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आसपास के जितने जो छोटे मोटे गांव के जो बच्चे थे उनको वहाँ पे फ्री तालीम दी जाती है। तो ये विलेज स्कूल का कॉन्सेप्ट ये स्टिल एग्जिस्ट करता है? जी हाँ एब्सोल्युटली अभी तक करता है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि वो शानदार बचपन जो हकीम साहब ने बच्चों को दिया, उनमें से सबसे अहम था वो डाइजेस्ट नौनिहाल। आज के बच्चे हम यही शिकवा करते हैं ना, यार क्या मोबाइल में घुसे हुए। हमारा जो बचपन जो गुजरा है ना, वो गुजरा है वो रिसाला पढ़ते हुए। उसने कितनी ज़्यादा एजुकेशन दी है, कितना ज़्यादा शख्सियत में निखार लाया है। फिर उनका ही विजन था हमदर्द नौनिहाल असम्बली और ये सारी चीज़ें। सो हकीम मोहम्मद सईद शहीद साहब, मैं आज भी सुबह में तस्करा कर रहा था एक बहुत ही देरीना दोस्त से कि अगर 10 साल हकीम साहब को और ज़िंदा रहने दे दिया जाता तो शायद कराची के जो एजुकेशनल लैंडस्केप है वो आज जैसा है वैसा नहीं होता। जालिमों ने 17 अक्टूबर 1998 को कराची में शहीद कर दिया। अफसोस की बात यह है कि बहुत सी पाकिस्तान की जो शख्सियात हैं उनमें से हकीम मोहम्मद सईद शहीद साहब एक हैं कि जिनके कातिलों का आज तक पता चल सका है। तो उम्मीद करते हैं हकीम साहब आप जहाँ भी होंगे, बहुत ही उनकी शख्सियत का एक बहुत अच्छा पहलू था, वो जिससे भी मिलते थे मुस्कुरा के मिलते थे। वो आज भी कहीं जन्नत में कहीं होंगे और मुस्कुरा के देख रहे होंगे। खैर, आई एम गेटिंग इमोशनल बिकॉज आई एम बहुत ही शख्सियत के उभार में हकीम साहब का बहुत ही ज़बरदस्त हाथ है। समझ तो सकते हैं। यस एब्सोल्युटली। लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ। अब बिल्कुल ब्रेक का टाइम हो जाता है। लेट्स टेक अ ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब बताइए कहाँ आते हो? टचअप हो गया आपका? पिछली ब्रेक में भी आप टचअप कर रहे थे। नाज़रीन, मैं बैठी होती हूँ, ये टचअप चल रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं ब्रेक में यहाँ पे। मैं पहाड़ सर करने गया था। हो गया? हो गया? यही सुनना चाह रहे थे। मैंने पहाड़ सर नहीं किया है, जिनका काम उन्होंने कर दिया है और क्या जबरदस्त काम किया है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सरबाज खान, जो कि पाकिस्तानी माउंटेनर हैं, एल्पाइन माउंटेनर हैं, और क्या ज़बरदस्त काम किया सरबाज ने। उनका मिशन था तमाम जो 14 चोटियां हैं 8000 मीटर से बुलंद, उनको सर करना, और ये उन्होंने कर लिया है। वो ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए हैं। आखिरी चोटी रह गई थी। और ये आप हम कुछ मनाजिर ना वो अल्फाज के मोहताज नहीं होते। ये आप मनाजिर देख रही हैं? ये मैं देख रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ चल कैसे रही है इस तरह से, मतलब एक पैर आगे एक पैर पीछे ऐसे चल रहे हैं। नहीं, शूज और वो सब देखिए, उनको चलने में भी मुश्किल हो रही है। बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 इंच आपका पैर जो है। अच्छा, इसके लिए खैर स्पेशलाइज ये जूते होते हैं, लेकिन ये हम सिर्फ कह रहे हैं, आप ये प्रॉपर वॉक नहीं है। आपके नीज, आपके काव्स
हीट अप हो चुके होते हैं, इतना ही मुश्किल काम होता है। तो हाँ, तो खैर हम बता रहे थे आपको कि जो तिब्बत में थी चोटी शशपंगा, वो उन्होंने अब सर कर ली है और इसके साथ ही सरबाज खान ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आज हमारे साथ सरबाज मौजूद भी हैं, अब हम उनसे बात कर लेते हैं। सरबाज, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप पहले पाकिस्तानी को पहमा हैं जिन्होंने जो आपका ख्वाब था 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर करने का, वो आपने कर लिया है। क्या जज्बात है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक ख्वाब था जो मेरा, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत अरसे बाद। तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और अभी मैं पहुँचा हूँ अपने होम टाउन हुंजा जालियाबाद और फैमिली के साथ भी टाइम गुजार रहा हूँ। अपनी ख्वाब पूरा करने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे यकीनन इस एजाज़ को पाने के लिए आप कई बार मुश्किलों से घिरे होंगे, कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा। ये बताइए कि इस जर्नी को कंप्लीट करने में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? चैलेंजेस तो ये चैलेंजिंग गेम ही है जो क्लाइंबिंग है, खासकर 8000 मीटर से बुलंद जो 14 चोटियाँ, इनके ऊपर क्लाइंब करना आसान तो नहीं है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ख्वाब देखा था, जो मैंने सोचा था, ऊपर वाले ने उससे बढ़ के दिया मुझे, और एक के बाद एक मेरा जो मिशन समिट 14 के 14 पीक्स है वो सारे कंप्लीट कर ली। इस दौरान काफ़ी चैलेंजेस आए हैं, बिल्कुल। हमारे अपने दोस्त, करीबी दोस्त, क्लाइंबिंग पार्टनर्स तक हमने गंवाया इस क्लाइंबिंग में। तो पर यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सरबाज, 14 चोटियाँ आपने सर की, कौन सी जो पीक थी वो सबसे ज़्यादा मुश्किल रही आपके लिए? ज़्यादा टफ टाइम हमें जो मेरा पहला पीक था मिशन समिट 14 का नंगा पर्वत, जो कि हमने वो 2 अक्टूबर 2017 को क्लाइम किया था, जो कि दुनिया की पहली ऑटम एसेंट थी। वो अली मरहूम साथ थे, मोहम्मद अली साथ पारा मरहूम। तो उसने मुझे बहुत टफ टाइम दिया था, क्योंकि उसमें मैं पहली दफ़ा क्लाइम कर रहा इस तरह 8000 मीटर से बुलंद पीक और विदाउट ऑक्सीजन। तो उसने मुझे ज़्यादा टफ टाइम दिया था। और उसके बाद नेपाल में माउंट कंचनजुंगा, जो कि दुनिया का चौथा पीक है, उसने टफ टाइम दिया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे पीक्स लाइक K2 3 दफ़ा मैंने की है, इंक्लूडिंग लास्ट ईयर, और माउंट एवरेस्ट 2 दफ़ा की है। इतना वो नहीं हुआ, इतना मुश्किलात हमें पेश नहीं आई, लेकिन जो 2 पीक्स है, किलर माउंटेन, नंगा पर्वत और कंचनजुंगा पे काफ़ी मुश्किलात का सामना कर। वैसे K2 को किंग ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किंग ऑफ माउंटेन्स। तो ये जो उसका बॉटलनेक होता है, ये बताएं कि ये क्या होता है और इतना मुश्किल क्यों होता है? जहाँ तक बॉटलनेक का सवाल है, बिल्कुल K2 को किंग ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। उसका एक अलग यानी एक दहशत है K2 का, खासकर उसके हवाले से, बॉटलनेक के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा मोहम्मद अली साथ पारा जो विंटर एसेंट के लिए गए हुए थे, तो इसी बॉटलनेक पे उसकी यानी उसको वो वहाँ पे रह गए थे और ख़राब मौसम की वजह से, और उसकी वहाँ पे डेथ हुई थी। तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं K2 बॉटलनेक पे। लाइक 2008 में जब 11 बंदों की डेथ हुई थी, वो यही इसी बॉटलनेक में हुई थी। या के दौरान काफ़ी जो लोग शेरपाज हो गए या उनकी डेथ से हुई है, बॉटलनेक हुई थी। एक दहशत है K2 का बॉटलनेक की। तो बाकी पीक्स पे अपना अपना है, लाइक जीवन पे भी है, जापानीज कुलवर कहते हैं, या अन्नपूर्णा पे भी है, उसको कुलवर कहते हैं। इस तरह के अपने अपने, लाइक नंगा पर्वत पे किंग शॉफर वॉल है, जो कि 120-130 मीटर का जो वॉल है, जो बिल्कुल 90 एंगल पे आपने क्लाइम करना है। इस तरह के हर पीक के ऊपर एक न एक या दो ऐसे पार्ट्स है जो कि आपको डरा देती है। तो पीक्स का अपना एक अलग हार्डनेस या वो कह सकते हैं कि है। सरबाज, मुहावरों में भी इस्तेमाल होता है कि भाई पहाड़ सर करना
तो ये, लेकिन आप, मैं चाहूँगा कि लोगों को ये बताएं कि पहाड़ जो असेंड करना, चढ़ना, वो तो मुश्किल होता ही है, पहाड़ से उतरना, उसको डिसेंड करना, ये कितना डिफिकल्ट है? हाँ, असल में हम अपने ज़बान में कहते हैं कि क्लाइंबिंग की ज़बान में कि क्लाइंब करना सिर्फ वो नहीं है, बल्कि क्योंकि जब आप ऊपर क्लाइंब करते हैं तो आप अपना पूरा जो एनर्जी है वो आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो समिट के बाद जो वापसी में आपको इल्म में होगा या होगा कि ज़्यादातर जो कैजुअलिटीज़ होती है वो डिसेंट में होती है, क्योंकि जो आप अपना पूरा पावर है वो समिट के लिए लगाते हैं, वापसी में आप बिल्कुल वीक होते हैं और आप बिल्कुल आपकी जो ताकत होती है, सकत खत्म होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर डिसेंट में। तो जितना क्लाइंबिंग में क्लाइंब करना इम्पोर्टेंट है आपका, इतना ही डिसेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको जब भी कोई हम क्लाइंब करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप वहाँ तक जाएं जहाँ तक आप जाके वापस भी आ सके। तो जितना क्लाइंब, लाजमी बात है, जितना क्लाइंब ऊपर करने को इम्पोर्टेंस है, वो वापसी में भी आप उस चीज़ को देख के ही आपने क्लाइंब करना है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान का मवाजना अगर दीगर ममालिक से करें तो आप ख़ुद भी दूसरे ममालिक में चोटियाँ सर करने जाते हैं, तो दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में जो सहूलियात मैसर हैं उनको कैसे देखते हैं आप? स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि मैं पाकिस्तान में काम करता था अमिक मजी के साथ, जो कि अमेजन नेपाल का ओनर है, नेपाल का बहुत दुनिया में इस वक्त टॉप 5 में आता है। उसके साथ मैं यहाँ पे काम करता था पाकिस्तान में, K2 पे, ब्रॉडपी पे काम करके वही पैसे यूज़ करके मैं फिर नेपाल जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में स्पॉन्सर्स मैंने स्पॉन्सर्स का तो फिर नाम नहीं ले सकता, स्पॉन्सर्स हमारे जो लोकल स्पॉन्सर्स है पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, जो प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट लेवल पे तो स्पॉन्सर्स नहीं दे सकते, लेकिन वो सहूलियात एक क्लाइंबर के लिए या हमारे क्लाइंबिंग कम्युनिटी के लिए मुहैया कर सकती है, क्योंकि इनकी ड्यूटी है, इनका काम है कि इतने बड़े जो डिपार्टमेंट्स है, टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो इनका काम ही यही है कि आप इनको वेल ट्रेन करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल बंदा नहीं है इंटरनेशनली सर्टिफाइड गाइड। तो मैं हर चैनल पे या हर मेरा स्पीच में ये होता है कि हमें एशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ऐसे इदारे की, एक ऐसे इंस्टीट्यूट की, जहाँ से हमारे लोग, हमारे यंगस्टर्स वहाँ से ट्रेन हो और वो सर्टिफाइड हो, ताकि जो अभी देखिए ज़्यादातर अभी 80% हमारे नेपाली भाई, क्योंकि वो भी हमारे भाई है, ज़्यादातर काम हमारे पीक्स पे आके वो सर्विसेज दे रहे हैं, हालांकि हमें देने चाहिए। क्यों, ये मेरी गलती तो नहीं है ना, मैंने तो अपना जो 14 पीक्स था, मैंने दुनिया में एक उसका पाकिस्तान के लिए मैंने पूरे दुनिया के 14 पीक्स तो कर ली, लेकिन फिर भी मेरे पास इंटरनेशनल गाइड का लाइसेंस नहीं होना, ये गवर्नमेंट के ऊपर और या टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सरबाज, और जैसे आप हो गए, शहरोज काशिफ हो गए, नाला क्यानी हो गए, टैलेंट हमारे पास कोप एमआई में बहुत है। आपको लगता है कि मजीद ट्रेनिंग अकेडमीज का क़याम होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन जहाँ पे अभी देखें गिलगित बल्चिस्तान में और कश्मीर में, ज़्यादातर गिलगित बल्चिस्तान में, स्कर्दू में हमारे पास 5-8 हज़ार मीटर से बुलंद चोटियाँ हैं, K2, ब्रॉड पीक, G1, G2, गशबरुम 1, गशबरुम 2 और नंगा पर्वत, और हमारे पास 6000 और 7000 मीटर्स के पीक कहीं पे भी नहीं है दुनिया में, इतने हैं, इतना पोटेंशियल है हमारे पास। तो हम क्यों ना ऐसे इदारे कायम करें जो कि हमारे बंदों को ट्रेन करें, क्योंकि अगर जब तक आप किसी भी गेम में, किसी भी खेल में आप इंटरेस्ट पैदा नहीं करवाएंगे तो यंगस्टर कैसे आएंगे इसमें। तो हमें चाहिए कि हमें इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल दिलचस्पी के साथ काम करें, खुलूस दिल से काम करेंगे तो फिर आने वाला वक्त में हमारे लिए बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सरबाज खान साहब, और आपका बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि आपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। अब 8000 से बुलंद तो चोटियाँ सारी आपने सर कर ली हैं, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट यू। लेकिन हाँ, अब जैसे आपने ट्रेनिंग की बात की, तो आई वुड लाइक कि अब आप ट्रेनिंग के मैदान में आएँ और बच्चों को, आने वाले टैलेंट को
उसको मज़ीद ट्रेन करें। ताकि जो लोग करना चाहते हैं एक्चुअली तो फिर वो इंटरेस्ट लें, आगे बढ़ें। जब मौके होंगे तो क्यों नहीं आगे आएंगे। अब लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। अपने प्लेटफॉर्म से हम ऐसे लोगों को सामने लाते हैं जो कि होते हैं हीरो पाकिस्तानी, और हीरो पाकिस्तानी में आज हमारे साथ मौजूद हैं एथलीट द ग्रेट। कॉमनवेल्थ गेम्स के पावर लिफ्टिंग के मुकाबलों में इन्होंने डेब्यू किया और उसके बाद गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। नू बट दस्तगीर वेट लिफ्टिंग का नाम जो है अब वो पाकिस्तान में ऊंचे से ऊंचा करते जा रहे हैं, और पावर लिफ्टिंग में भी गोल्ड मेडल जीतने का एजाज़ रखने वाले अब पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं। तो पाकिस्तानी पावर लिफ्टर नू बट ने मजमूई तौर पर 7 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो जीते हैं और 8 तमगे साथ में। और कॉमनवेल्थ गेम्स से कबल फेडरेशन के साथ इख्तलाफात की खबरें भी आ रही थी। नू बट बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। ये हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। मतलब आपने अपनी परफॉर्मेंस से नक़दीन को जवाब दे दिया, यानी जो फेडरेशन आपकी सपोर्ट में नहीं थी अब वो भी आपकी परफॉर्मेंस से जो है मुतासर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे पे तो इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं तैयारी में नहीं था, तो मैंने फिर ये बेहतर समझा कि यहाँ पे सारे मेडल लेकर जाऊँ ताकि पता लगे कि तैयारी में था मैं। अच्छा नू, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो ये आपका डेब्यू था। आलमी सतह पर ये सफ़र कितना मुश्किल था, क्योंकि इस बार तो सारे गोल्ड मेडल्स आपने अपने नाम के, लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी तरह हमें बताइए। बेसिकली जो कॉमनवेल्थ गेम में मैंने मेडल लिया था वो वेट लिफ्टिंग में लिया था, और अभी जो मैंने मेडल लिया वो पावर लिफ्टिंग में लिया है। तो पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग एक टोटली डिफरेंट गेम है। और पावर लिफ्टिंग में जो है एक क्लासिक चैम्पियनशिप है जहाँ पे मैंने 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज लिया, और एक क्विक में ये होता है कि आपको डिफरेंट चीज़ें जो वेयर करके फिर आपको उसकी सपोर्ट के साथ वेट लिफ्ट करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों में जो है मेडल लिए, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे वेट लिफ्टिंग में भी इज्जत से नवाजा और पावर लिफ्टिंग में भी डेब्यू में मुझे कॉमनवेल्थ का टाइटल जो है वो दे दिया। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई बंदा जो है वेट गेम्स का चैंपियन होने के साथ साथ पावर लिफ्टिंग में भी जो है उसने अपना जो है टाइटल विन किया। वैसे नू, आपकी परफॉर्मेंस बता रही है कि आप प्रॉपर फॉर्म में हैं, इसके बावजूद ओलंपिक के दस्ते में आपको शामिल ना करने की क्या वजह बनी? क्योंकि हमें जो फिटनेस नज़र आ रही है माशाल्लाह, अगर आप अरशद नदीम के साथ जाते तो एक और मेडल पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता फॉर श्योर। देखें, ओलंपिक के लिए 2 साल का टाइम था हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, तो हमें जो है इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो नहीं प्रोवाइड किए गए फेडरेशन की तरफ से, और फेडरेशन शायद हमें भेज सकती भी नहीं थी बिकॉज फेडरेशन जो है खुद सस्पेंड थी, और उनके जो कुछ खिलाड़ी थे 10 खिलाड़ी जो है डोपिंग टेस्ट में आ गए थे, जिसकी वजह से जो है इंटरनेशनल लेवल पे हम पार्टिसिपेशन जो है नहीं कर सकते थे। और बिल्कुल कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि मैं तैयारी में नहीं था और मैं ट्रेनिंग में फिट नहीं था, मैंने टोटल ऐसा नहीं किया नेशनल गेम्स पर। तो देखें, आप किसी प्लेयर को अगर किसी कोई एम देते हैं, जिस तरह अगर आप आज मुझे आप एम देते कि यार आज से 6 महीने बाद जर्मनी में वर्ल्ड क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, तो जाहिर बात है मैं उसकी भरपूर तैयारी करूंगा और वहाँ पे जो है उस तरह की परफॉर्मेंस देने की भी कोशिश करूंगा। अब एक खिलाड़ी को पता ही नहीं है कि यार उसे 2 साल से इंटरनेशनल इवेंट पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे, ना खेलने दे रहे हैं, ना नेशनल सतह पे खेलने दे रहे हैं, तो वो खिलाड़ी किस तरह जो है वो प्रिपरेशन कर सकता है। तो बिल्कुल इसीलिए जो है मैंने स्विच किया फौरी तौर पे कि मेरा जो कीमती टाइम है, जो मेरी लाइफ का पीक का जो टाइम है, मैं उसको वेस्ट ना करूं और मैं पावर लिफ्टिंग की तरफ स्विच करूं और मैं वहाँ पे जाके पाकिस्तान के लिए मेडल लेने की कोशिश करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा डेब्यू था पावर लिफ्टिंग में, मैंने पहली बार पावर लिफ्टिंग में जो है पार्टिसिपेशन की, और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में आने वाली एशियन चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग की क्लासिक चैंपियनशिप है, वहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए मेडल लूँगा। और 6 महीने बाद अगले साल जून वर्ल्ड क्लासिक चैंपियनशिप होने जा रही है जो कि जर्मनी में है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर कि मैं वहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लूँगा। अच्छा, वैसे बतौर पाकिस्तानी कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद तो हम ओलंपिक्स को ही देखते हैं, इस बार तो ओलंपिक्स निकल ही गए हैं, अब अगली बार हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या हम आपको ओलंपिक्स में देख सकेंगे?
देखें मैं तो अभी भी वेटलिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। इवन के जब मैं यहाँ पे आया हूँ जिन डेज पे मेरी कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही थी, पाकिस्तान में नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप वहाँ पे हो रही थी और मुझे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। आई डोंट नो व्हाई, और अभी तक ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं तमाम लोग जो बड़े अदारे हमारे स्पोर्ट्स के वो बैठ के इस मामला को हल नहीं कर पा रहे। और मुझे इसी बड़ा दुख है इस चीज़ का कि मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड जो था वो ये लोग जो है वेस्ट करवा रहे हैं। हमारे 1 साल बाद, तकरीबन 1 या 1.5 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स दोबारा आ रही हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में होंगी, और उसके बाद फिर एशियन गेम्स आ रही हैं जो कि जापान में होगी, फिर लॉस एंजलिस की ओलंपिक आ रही है। तो हमें ये नीचे से स्टेप करते हुए ऊपर जाना होगा। और एक खिलाड़ी को अगर आपको ओलंपिक में उसे मेडल दिलवाना है तो उसे आपको 4 साल पहले एब्सोल्युटली नो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि ओलंपिक्स में मेडल जीतना है तो आज से तैयारी शुरू करवाने की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पर होगी या फेडरेशन की सतह पर? देखिए मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं अगर गवर्नमेंट से अपील तो नहीं करता कि मेरे लिए ये करें, मेरे लिए वो करें। मैंने सिर्फ ये अपील की कि मेरे रास्ते में जो रुकावटें उनको हटा दी जाए। लेकिन बिल्कुल अगर आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब या मरीम नवाज साहब अगर मेरी बात सुन रही हैं तो मैं उन्हें बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे रास्ते से इन चीज़ों, इन मसलों को, जो ये एक छोटे छोटे मसले हैं जो बने हुए हैं, इनको अगर ये ठीक करवा दें तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर के लिए ओलंपिक में मेडल भी लेंगे और इंशाल्लाह ताला खाली रिप्रेजेंट करने नहीं जाएंगे, वहाँ पे मेडल भी लेकर आएंगे पोडियम। जी ज़रूर। वैसे आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हम कामयाब हो जाते हैं मगर ओलंपिक्स में इस तरह की परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आती हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मुकाबले तो सारे एक जैसे ही होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह होगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बात करूंगा, शायद कुछ प्लेयर्स को बुरा भी लगे। कॉमनवेल्थ में कुछ गेम्स ऐसी हैं जिनमें सिर्फ आपका जो फाइट जो है वो बहुत ही आसान कंट्रीज के साथ हैं। यहाँ के आपका सिर्फ एक ही खरीफ जो है इंडिया, आप उसको कह सकते हैं कि जो कि ओलंपिक पोडियम तक जा रहा है। तो इंडिया जो एक वाहिद कंट्री है जिसके साथ जो है पाकिस्तान की जो है कॉमनवेल्थ में फाइट होती है अमूमन। और बाकी जितनी हमारी जो जिसमें हम मेडल्स लेकर आ रहे हैं कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा कोई नंबर नहीं आ रहा मेडल्स में। तो उसकी वजह यही है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आसान रास्ता ढूंढते हैं, आसान रास्तों से, मतलब जहाँ पे उन्हें लगता है कि यार यहाँ पे मैं मेडल नहीं ले पाऊंगा तो वो वहाँ पे कोशिश भी नहीं कर रहे। तो और क्या कहते हैं, और कुछ लोग इसलिए कि यार मैं कॉमनवेल्थ का चैंपियन हूँ और मैं अगर ओलंपिक में गया तो मुझे पता है वहाँ पे मेरा नंबर, वो इसी डर से पार्टिसिपेट ही नहीं करते और ना ही इवन के कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन नू दस्तगीर भट्ट साहब, क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी ही लड़ते लड़ते गुजरती है, तो हम आपको एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। आपने पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे दस्त बदस्त अपील है कि आपका ये जो टैलेंट है ये आपके ही काम आता है, आपका ही सॉफ्ट इमेज आगे लेके जाता है। इस टैलेंट को ज़ाया ना होने दें। जो भी मामलात हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हों, ट्रेनिंग्स हों या फिर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व पॉलिटिक्स हो, प्लीज़ उसको दरकिनार करें। तो आज के शो से जी इतना ही, बिल्कुल इतना ही, और हम कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।